नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी रिवाइवर ग्रुप की ए जूम मीटिंग में दूसरे चरण पे। हमारा दूसरा चरण है ट्रेडिशन 1। मेरा नाम चंदू है, मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा रही कि मुझसे आज के पहले घातक घोट से दूर हूँ। हाय चंदू। सो थैंक यू। सो मैं ट्रेडिशन रीडिंग शुरू करता हूँ या उससे पहले जैसे नहीं, लकी जी? उसके पहले मैं यस, थोड़ा सा ट्रेडिशंस का इतिहास देना एक चाहूंगा इतिहास देना चाहते हैं, मैं वही रिक्वेस्ट करने वाला था। थैंक यू भूषण जी, ओवर टू यू। और स्क्रीन शेयर दे दीजिए मुझे। कैन यू स्टार्ट द स्क्रीन शेयरिंग? आप करिए ना, अभी को होस्ट हो ना आप? नहीं हूं। अच्छा, तो चंदू बना देना को होस्ट। हम्म। तो हाँ, अभी भूषण आप हो गए हो को Yes, होस्ट। Pushan, you can go ahead, Pushan. ओके। सो नमस्ते भाइयों, मेरा नाम पूषण है और मैं एक शराबी हूँ। हाय भूषण। Hi, हाय Pushan. एवरीबॉडी, गुड टू सी यू ऑल। मैं Hi, देख रहा sir. हूँ कि हमारे ट्रेडिशंस का सेशन शुरू होने से पहले लगभग 25 लोग आज मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि धीरे 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 ये संख्या हमारी बढ़ने वाली है, क्योंकि एक बात है कि स्टेप्स के बारे में हमको कहीं पर भी सुनने को मिलता है, हमारे रिकवरी के बारे में ढेर सारी चीजें सुनने को मिलती है, लेकिन बहुत कम हमें सुनने को मिलता है ट्रेडिशंस के ऊपर। खास तौर पर ट्रेडिशंस के बारे में चर्चा होती भी है तो वो सिर्फ नवंबर के महीने में, वो ट्रेडिशंस मंथ माना जाता है। और वो भी दो चार अलग अलग स्पीकर्स आते हैं, अपना जो भी आधा अधूरा जहां यहाँ वहां से कलेक्ट किया हुआ नॉलेज शेयर करते हैं। तो ट्रेडिशंस के बारे में एक जो गहराई के अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है वो शायद हमें नहीं मिलती है। तो चलो, ये किताब के ये 12 ट्रेडिशंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो वो उसके पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपको शेयर करना चाहूंगा। सो देर इज दिस स्मॉल प्रेजेंटेशन। तो काफी सारे लोगों को ऐसे लगता है कि 12 ट्रेडिशंस ये सिर्फ बिल डब्ल्यू का ही पूरा लिखा हुआ है, बट एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि ये भले लिखे हैं बिल ने, लेकिन उनको एडिट किया है बेटी एल, टॉम पी, और फाइनल एडिटोरियल टच जो है वो जैक अलेक्जेंडर ने दिया है, जो हमारे 1941 का जो आर्टिकल जैक अलेक्जेंडर का जो मशहूर सैटरडे इवनिंग पोस्ट का दुनिया भर में हुआ, बाद में वो हमारे साथ में काफी अच्छे से जुड़ गए थे। तो ट्रेडिशंस का जो फाइनल स्वरूप हम जो देखते हैं उसमें काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। Where do I get the screen? हाँ, ओके। सो जैसे आप सभी लोग जानते हो कि 1934 में दिसंबर 11, यानी अभी कल, बिल विल्सन सोबर हुए थे। 1935 में जून 10 तारीख को डॉक्टर बॉब सोबर हुए थे और एए की शुरुआत हुई थी। लगभग 1938 में हमारी टोटल स्ट्रेंथ 40 लोगों की थी और हमने अल्कोहलिक फाउंडेशन बनाई, एक ट्रस्टीशिप। उसका हेतु ये था कि हम अपनी किताब लिखने को शुरुआत किए थे। हमें अंदाजा था कि हमारी किताब जब बनेगी हमारे अनुभवों के ऊपर आधारित, तो वो बहुत सारी मात्रा में बिक्री होगी, ढेर सारा पैसा आएगा, और ये पैसा संभालना शायद हम शराबियों को पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए जो ट्रस्टीशिप बनाई गई, उसमें जो 7 ट्रस्टी थे उसमें से 3 अल्कोहलिक, जो कि बिल, बॉब और हैंक पी, ये 3 ट्रस्टीज अल्कोहलिक थे, और 4 नॉन अल्कोहलिक थे। उनमें से भी जो 2 थे, फ्रैंक अमॉस और बर्नार्ड स्मिथ, ये लोग जो है, बर्नार्ड स्मिथ तो बिल को रिलेटेड भी थे और एक फेमस लॉयर थे। और
ये लोग रॉकफेलर फाउंडेशन के साथ में जुड़े हुए थे। हमारा हेतु ये था कि रॉकफेलर फाउंडेशन को अगर ये पसंद आया तो एक बहुत बड़ा चैरिटी हमारे को मिल सकता है, जिससे आगे का काम बहुत बढ़िया हो सकता है। आप सभी जानते हो कि 1939 में अप्रैल महीने में हमारी किताब अल्कोहलिक्स अनोनिमस छप गई। और जब भी वो किताब छपी, वो टाइम पे लोग बोलते हैं कि वी द फर्स्ट 100 अल्कोहलिक्स करके हम बोलते हैं। लेकिन कई जो हिस्टोरियंस है, उस टाइम के जो लेखक थे, जो लोग जुड़े हुए जिन्होंने अभ्यास किया हुआ इस विषय का, उनको ऐसे लगता है कि शायद रिकॉर्ड पर देखते हो तो सिर्फ 79 ही मेंबर्स थे। लेकिन 79 ऐसा ऑड नंबर बोलने से 100 बोलना अच्छा रहेगा, ये हेतु से 100 मेंबर्स का बात छेड़ा गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। वह था, आप जानते हो 1941 में सैटरडे इवनिंग पोस्ट का जैक अलेक्जेंडर का आर्टिकल आ गया और मेंबरशिप डायरेक्टली 2000 से 8000 हो गई ना। अभी आप इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि 1939 के अप्रैल महीने में 79 या चलो 100 मेंबर थे हमारे पास में। वहां से लेके 1941 तक हम 2000 तक पहुंच गए थे। तो ये कैसे पहुंचे थे? तो बहुत सारी पब्लिकेशंस थी, लिबर्टी मैगजीन में आर्टिकल आई थी, और लोकल प्रेस पब्लिकेशंस में छोटा मोटा जो रिस्पांस हमें आ रहा था, उसकी वजह से हमारे मेंबर्स वहां पर बढ़ रहे थे। ये लार्जली एक्रोन, शिकागो और न्यूयॉर्क, ये एरिया में बढ़ रहे थे। जब ही ये सैटरडे इवनिंग पोस्ट का आर्टिकल छप गया तो सडनली मेंबरशिप जंप हो गई। 2000 से 8000, 6000 लोगों का जो कॉरेस्पॉन्डेंस था, उसको उनको सबको बिल डब्ल्यू और रूथ हॉक हमारी जो सेक्रेटरी थी, उसने मैनुअल टाइपराइटर पर टाइप कर करके सबको एक एक लेटर भेजा और साथ में अल्कोहलिक्स अनोनिमस किताब की कॉपी जोड़ी, और उसको पढ़ पढ़ के दुनिया भर में अलग अलग जगह पे ग्रुप्स बनना शुरू हो गए। अब ये जो ग्रुप्स बन रहे थे, उनके पास में एक ही किताब था, वो था ए का बिग बुक। और वो बिग बुक, और उनको पता था कि एक शराबी जब दूसरे शराबी से बात करता है तो दूर रहते, तो ग्रुप्स बनने लगे। और जब ग्रुप्स बनने लगे तो ये ग्रुप्स को पॉपुलराइज करने के हेतु लोगों ने अलग अलग आइडियाज अडॉप्ट की। तो कुछ लोगों ने जाके रेडियो पे इंटरव्यूज दिए, टीवी पे इंटरव्यूज दिए, प्रेस में अपनी स्टोरी छपवाई। उन्हीं दिनों क्लीवलैंड प्लेन डीलर में 1939 में एक पूरी सीरीज चली हुई थी कि हर सैटरडे को एक 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 शेयरिंग आता था। तो ऐसा सभी जो प्रयास चल रहा था, और हमारे जो अर्ली मेंबर्स थे उनमें से क्लैरेंस एस थे क्लीवलैंड के, जिन्होंने मैराथन 12 स्टेप वर्क करके और एक पहला इंटर ग्रुप बनाया, सर्विस सेंटर उसको बोलते थे। और वहां से उन्होंने पहला टेलीफोन लेके एक मीटिंग लिस्ट छपवाई, और एक साल के अंदर वहां पर 30 ग्रुप और 300 से ज्यादा रिकवरी हो गई। तो एक मॉडल समझ में आ गया कि जब सिर्फ वन अल्कोहलिक टॉकिंग टू अनदर ये होता है तो प्रोसेस बड़ी स्लो होती है। लेकिन जब भी हम लोग वर्तमान पत्रों का या कोई भी मास मीडिया का अगर इस्तेमाल करते हैं, तो जो ऑलरेडी पके हुए शराबी है, वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ सॉल्यूशन, ऐसे जो लोग हैं, ये हमें ढूंढते हुए आते हैं और हमारी बड़ी संख्या में रिकवरी होती है। इसी को परस्यू करते हुए 1941 में जैक अलेक्जेंडर का आर्टिकल आया और 2000 से 8000 हो गया। अब 1942 से लेके बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास में ये ग्रुप्स के पास आने लगा। सबको मालूम था कि फाउंडेशन ऑफिस न्यूयॉर्क में है, वहां बिल डब्ल्यू खुद बैठते हैं फाउंडर, और वहां पर अपना ऑफिस है। तो जो भी झगड़े होते थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती थी, हेतु अलग अलग होते थे, हर ग्रुप के मेंबर्स को एडमिट करने के अलग अलग रूल्स हुआ करते थे। ये सब के बारे में ज्यादा क्लैरिटी और क्लैरिफिकेशन लेने के लिए सब लोग कॉरेस्पॉन्डेंस खत लिखते थे न्यूयॉर्क के ऑफिस को। लेकिन जब ये आ रहे थे खत, जब ये आ रहे थे सब,
तो नॉर्मली ढेर सारे प्रॉब्लम्स ही लेकर ही आते थे, और कुछ प्रॉब्लम्स थे जो बार 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 आते थे। तो बिलडब्ल्यू ने आसान तरीका करने के हिसाब से, देखो 12 कदमों का 12 स्टेप्स का सक्सेस इतना मन पर भारी था कि उन्होंने ये सभी जो समस्याएं आई उनके अलग 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 जो हिस्से बनाए, वो हिस्से, वो 12 प्रमुख प्रॉब्लम्स, समस्याएं दिखाई दी। और ये वहां से उनके मन में विचार आया कि हमें कोई ना कोई तो भी सेट ऑफ गाइडलाइंस रिक्वायर्ड है, कुछ ना कुछ ऐसे सूत्र, एक कुछ ना कुछ ऐसे मार्गदर्शक तत्वों की आवश्यकता है कि ये हमारे अंदर के जो झगड़े हैं, हमारे अंदर का जो ये तनाव है, ग्रुपों के अंदर का तनाव, तो ये जो है ये हम में से कम हो जाएगा। तो आप में से कई सारे लोग शौकीन लोग रहेंगे और पढ़ने में इंटरेस्ट, रुचि रखने वाले लोग रहेंगे। तो ये जो भी मैंने इंफॉर्मेशन आपको बताई, ये आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा? तो नीचे संक्षिप्त में दिया हुआ है, अगर आप स्लाइड देखते हो तो ए कम्स ऑफ एज, पेज नंबर 187, 192, 193, 198, 204 पे आपको इसके रेफरेंस मिलेंगे। और PIO यानी पास इट ऑन में 305, 306 एंड लैंग्वेज ऑफ आर्ट में 154, ये रेफरेंसेस आपको दिए हुए, ताकि इसकी जो और गहराई से आपको पर्सनल जो अगर फील लेना होगा आपको ये पढ़ने का, तो ये आपको यहां पर मिलेगा। तो चलो आगे देखते हैं। अभी ये जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे, जो, तो बिल डब्ल्यू काफी प्रोलिफिक राइटर थे, यानी उनको हमेशा कुछ ना कुछ लिख कर, क्योंकि वो जमाना ही था लिख कर खत लिखने का या मैगजीन लिखने का। तो हमारा ग्रेप वाइन, ये मैगजीन शुरू हो गया। ग्रेप वाइन का मतलब है जो हमारा द्राक्ष होता है, द्राक्ष का झाड़, वो वेली, तो जिस वेली के ऊपर ग्रेप्स लगते हैं उसको ग्रेप वाइन कहते हैं। और वो ग्रेप वाइन क्यों? तो वो ऐसी आड़ी टेढ़ी हर जगह पे फैलती है। जैसे ए में एक ये रहा करता था, प्रभाव रहा करता था कि ए में कोई ग्रुप में घटी हुई छोटी सी घटना भी पूरे फेलोशिप भर फैलती है, क्योंकि हमारा जो गॉसिप का नेटवर्क है, हमारा का जो रूमर का जो नेटवर्क है, वो बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि क्लासरूम में कोई बोलेगा, वो अपने स्पॉन्सर से बात करेगा, वो अपने स्पॉन्सर से बात करेगा, वो बाकी सहकारियों से, और वो फट से वो फैलती है। तो ए में कुछ भी चीज जो होती है वो हर जगह पर आसानी से फैलती है, लेकिन उसका मूल स्रोत, वो इंफॉर्मेशन का कहाँ होता है? तो जहां वो ग्रेप का जो वेली है, वो द्राक्ष का जो वेली है, जो जहां से शुरुआत होती है, तो वो उन्होंने ये मैगजीन जो है कि पूरा जो हमारे अनुभव कथन है वो पूरे फेलोशिप को पहुंच सके, इस हेतु इन्होंने मैगजीन चालू की थी 1942 में। और उसी टाइम पर एक जुलाई महीने में एक आर्टिकल CHK लैंसिंग का छप गया था। ये CHK लैंसिंग ऑफ मिशिगन, MI यानी मिशिगन, उन्होंने वॉशिंगटोनियन सोसाइटीज का जिक्र किया था, जहां पर उन्होंने 1800s में जो स्थापन हुई संस्था थी, उसकी लगभग 1 लाख तक सदस्यता पहुंची हुई थी। इनका भी मूलभूत प्रोग्राम जो था वो एब्स्टिनेंस, शराब को बंद करना, शराब से दूर रहना, यही था। लेकिन धीरे धीरे जब ये इतनी बड़ी मात्रा में संख्या बढ़ गई इस फेलोशिप की, तो लोगों ने उनको अलग अलग मुद्दों में उलझाया। जैसे उन दिनों ब्लैक लोगों को वोटिंग देने का कि नहीं, उनके अधिकार, इसके बारे में बहुत सारी अमेरिका में इश्यूज चल रहे थे। तो कुछ पॉलिटिशियंस ने इसमें से कुछ फैक्शंस को अपने साइड में ले लिया, प्रो ब्लैक्स, कुछ एंटी ब्लैक्स ऐसे हो गए। वुमेन को वोटिंग देने का कि नहीं, उसके ऊपर, वुमेन के राइट्स के ऊपर था, उसमें भी लोग डिवाइड हो गए। ऐसे जो शराब को छोड़कर बाकी मुद्दे थे, ये मुद्दों को लेकर वो सोसाइटी में अपने आप में झगड़े हो गए, और वो पूरा का पूरा जो 1 लाख तक बड़ा फेलोशिप पूरा बंद हो गया। तो ये आर्टिकल जो CHK लैंसिंग ने दिया था, जब भी बिल डब्ल्यू ने ये पढ़ा, तो उन्होंने उसी आर्टिकल को बेस बनाकर एक
अपना आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया। सो उन्होंने क्या सोचा कि ये जो समस्या है, इनकी जो समस्या है वॉशिंगटोनियन सोसाइटी की, ये हर एक सोसाइटी को हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, हर एक ये समस्या से अपने आप को हम कैसे बचा सकते हैं, इसके ऊपर उन्होंने सीरीज ऑफ आर्टिकल्स लिखना चालू कर दिया। और 1946 के अप्रैल महीने में ग्रे पॉइंट में उनका ट्रेडिशंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक आर्टिकल उन्होंने लिखा। वो आर्टिकल का नाम था एन अल्कोहलिक्स एनोनिमस ट्रेडिशन ऑफ रिलेशंस, यानी रिश्तों को लेकर हमने कुछ हमने तत्व कुछ बनाए हुए 12 पॉइंट्स टू अश्योर आवर फ्यूचर। ऐसे 12 तत्व जो हमारा फ्यूचर जो है वो सेव करेंगे, जो अश्योर करेंगे। इस बात को उन्होंने वो 1946 में उन्होंने आर्टिकल लिखा। और फिर 1947 की ग्रे पॉइंट में दिसंबर में ग्रे पॉइंट में एक नोटिस आया कि क्योंकि बिल डब्ल्यू के सामने वो टाइम पे दो सपने दिख रहे थे। एक तो डॉक्टर बॉब को ऑलरेडी कैंसर की बीमारी लग चुकी थी, उनकी तबीयत धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही थी। तो उनके दिमाग में वो टाइम तक अपना खुद का एक कॉन्फ्रेंस होना चाहिए ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ये उनके दिमाग में एक विचार चल रहे थे। उनको काफी रेजिस्टेंस मिल रहा था, काफी सारे लोग उनके ये आइडिया के खिलाफ थे। अननेसेसरली पॉलिटिक्स हो जाएगा, ये सब, कीप इट सिंपल करके जो डॉक्टर बॉब ने जो उनको बोला हुआ है वो लार्जली अबाउट नॉट स्टार्टिंग द कॉन्फ्रेंस था, ये कॉन्टेक्स्ट में था। लेकिन वो एक तरफ, बट वो जानते थे कि ये जो ट्रेडिशंस जो बनाए हैं, ये जो आध्यात्मिक तत्व जो हमने बनाए हैं, ये आध्यात्मिक तत्वों को बिल डब्ल्यू कहते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। हमारे बीच में 3 प्रकार के रिश्ते एए में होते हैं। पहला रिश्ता एक एए सदस्य का अपने समूह के साथ, दूसरा रिश्ता एक एए समूह का पूरे एए एज अ होल के साथ, और तीसरा रिश्ता एए एज अ होल का कम्युनिटी, द होल वर्ल्ड के साथ। तो ये 3 प्रमुख रिश्ते हैं जहां पर हमको सावधानी बरतनी है। तो ये जो 12 जो आध्यात्मिक तत्व जो ट्रेडिशंस के जो दिए हुए हैं, ये 12 आध्यात्मिक तत्व ये 3 जगह पर लागू होते हैं। यानी मैंने इंडिविजुअल लेवल पे क्या करना है, क्या कर सकता हूं और क्या नहीं करना चाहिए, एक ग्रुप ने एज अ ग्रुप क्या कर सकता है और क्या नहीं करना चाहिए, एंड एए एज अ होल, एज अ फेलोशिप, हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये 3 प्रकार के रिलेशनशिप को ये हमने सेफगार्ड करने का प्रयास किया हुआ है। और ये एक्सप्लेन करते हुए एक 48 पन्ने का एक पैम्पलेट कॉल्ड एए ट्रेडिशंस, ये वो टाइम पे जो भी अस्तित्व में ग्रुप थे दुनिया भर में जो इनको मालूम थे, वो सब ग्रुपों में ये पैम्पलेट भेजा गया था। इनफैक्ट बिल डब्ल्यू पूरे नॉर्थ से लेकर साउथ तक अमेरिका में जहां पर भी इंग्लिश स्पीकिंग लोग थे वहां पर खुद ट्रैवल किया, ग्रुपों में जाके उन्होंने ट्रेडिशंस के बारे में बात किया और इसका महत्व क्या है वो लोगों को समझने में मदद की। सो 1949 में कन्वेंशन की तैयारी, 1950 में पहला कन्वेंशन होने जा रहा था क्योंकि एए के 15 साल पूरे होने जा रहे थे और तब तक लगभग 1 लाख सदस्य सोबर हो चुके थे। तो एक बड़े पैमाने में एक कन्वेंशन करना चाहिए, ऐसे वो टाइम पे विचार चल रहे थे। तो वो टाइम पे अर्ल टी करके मेंबर थे, उन्होंने हमारे बिल डब्ल्यू साहब को बताया कि ये जो 12 सजेस्टेड पॉइंट्स जो लिखे हैं आपने, ये पहले लॉन्ग फॉर्म में थे। अगर आप 12 स्टेप 12 ट्रेडिशन ये किताब पढ़ते हो तो वो किताब के अंत में 12 ट्रेडिशंस का लॉन्ग फॉर्म दिया गया है। तो वो जो है वो लॉन्ग फॉर्म में थे। तो वो बोले कि ये काफी क्लिष्ट लगता है और काफी लंबा चौड़ा लगता है, इसको आप शॉर्ट नहीं क्या कर सकते हो। तो अर्ल टी की मदद लेते हुए बिल डब्ल्यू ने ये लॉन्ग फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में बनाने का प्रयास शुरू किया और उसी साल नवंबर में ये
जो शॉर्टेंड वर्जन जो आज हम लोग ट्रेडिशंस को पढ़ते हैं, ये ग्रेप वाइन में पहली दफा छप गए, और ये पूरा का पूरा इशू जो था वो आने वाले क्लीवलैंड की तैयारी में था, और उसमें ट्रेडिशंस के उसके सब्सिक्वेंटली खाली 2 ही चेंजेस हुए ये डॉक्यूमेंट्स में। एक तो पहला प्राइमरी स्पिरिचुअल एम वो बदलकर उसको प्राइमरी पर्पस किया गया, और छठे ट्रेडिशन में प्रिंसिपल्स अबव पर्सनैलिटीज हुआ करता था, उसको प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनैलिटीज किया गया। तो ये 2 चेंजेस करते हुए 1950 में एए की जो 15वीं एनिवर्सरी थी, और क्लीवलैंड में जब ये फर्स्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन था, क्लीवलैंड वो इसलिए डिसाइड किया था कि वो टाइम पे हाईएस्ट मेंबरशिप ऑफ अ सिंगल टाउन वाज इन क्लीवलैंड, तो इसके लिए क्लीवलैंड ये डेस्टिनेशन शॉर्टलिस्ट हुआ था, और 3000 लोग उस कन्वेंशन में हाजिर थे। और वो उसमें बिल डब्ल्यू ने सबको पूछा कि ये मैं आज आपको ये 12 ट्रेडिशंस हमारी परंपरा आपको सामने प्रेजेंट करता हूं, और आप खड़े होकर आपका एक्सेप्टेंस दीजिए। और एक साथ में एक मत में 3000 लोग जो उस कन्वेंशन थे, सभी लोग खड़े हो गए और तालियां बजा के उन्होंने ये ट्रेडिशंस को स्वीकृति दे दी। दोस्तों, अब इसके बारे में भी जो ज्यादा जानकारी चाहिए वो आप ए कम्स ऑफ एज पेज नंबर 43, लैंग्वेज ऑफ आर्ट 121 एंड पास इट ऑन 338, इसमें ये इसके बारे में अधिक जानकारी आपको अगर चाहिए तो वो आपको मिलेगी। ये जो प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन भी जो लोग इच्छुक है वो वहां पर मैसेज डालिए, मैं आपको बाद में ये प्रेजेंटेशन भी शेयर कर सकूंगा। आप उसके ऊपर खुद का वर्किंग करके जहां संभव हो, जहां आपको करने का मौका मिले, वहां पर ये प्रेजेंटेशन जरूर करिएगा। बाद में 1951 से बिल डब्ल्यू ने किताब लिखने को ले लिया, और ये 12 स्टेप्स एंड 12 ट्रेडिशन ये जो किताब है वो 1953 में पब्लिश हो गया। और इसका नाम जो है वो उसको डिस्क्राइब करते हुए बिल डब्ल्यू कहते हैं कि ये जो एक छोटी सी किताब है, ये हमारा टेक्स्ट बुक है, जो कि हमारे AA के 24 जो प्राथमिक तत्व है और उनका हमारे निजी जिंदगी में और सामुदायिक जिंदगी में किस प्रकार से काम करता है, वो बड़ी बारीकाई से हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। ये पूरा जो किताब है, ये किताब लिखने में बिल डब्ल्यू को बेटी एल, टॉम पी और जैक अलेक्जेंडर ने एडिटिंग करने में मदद की। तो ये है दोस्तों ये ट्रेडिशंस के पीछे का इतिहास। तो बिल डब्ल्यू वहां पर कहते हैं कि ऑलमोस्ट एनी AA कैन टेल यू व्हाट आवर ग्रुप प्रॉब्लम्स आर। ये आपको AA ट्रेडिशन हाउ इट डेवलप नाम का एक पैम्पलेट है, खूबसूरत पैम्पलेट है, हिंदी में है या नहीं मैं नहीं जानता हूं। तो ये पैम्पलेट में से ये पैसेज मैंने उठाया है, जहां पर बिल डब्ल्यू बड़ी प्यार से उसके बारे में कहता है कि ऑलमोस्ट एनी ए, कोई भी AA सदस्य आपको बता सकता है कि हमारे समूह के प्रॉब्लम्स क्या है। ये प्रॉब्लम्स जो है वो प्राथमिकता नाते संबंधों के है। वो कैसे कैसे? वन विद द अदर, एक का दूसरे के साथ, एंड दुनिया के साथ। दे इन्वॉल्व रिलेशंस ऑफ द AA टू हिज ग्रुप, AA मेंबर का उसके समूह के साथ, रिलेशन ऑफ हिज ग्रुप टू अल्कोहलिक्स एनोनिमस, एंड द प्लेस ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस एंड द ट्रबल्ड सी कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी, यानी अल्कोहलिक्स एनोनिमस और ये जो मॉडर्न सोसाइटी है उनके साथ, वेर ऑल ह्यूमन काइंड मस्ट प्रेजेंटली शिपरेक एंड और फाइंड हेवन। हम लोग सभी, पूरा दुनिया, पूरा यूनिवर्स जो है, पूरे जो दुनिया के लोग हैं वो अलग अलग प्रकार के आध्यात्मिक बैंक्रप्सी में स्ट्रगल कर रहे हैं, कंफ्यूजन में लॉस्ट है। तो हमारे ये सभी संबंधों को ये व्यतीत करता है। Terribly relevant is the problem of our basic structure and our attitude towards those ever-pressing questions of leadership, money and authority. तो ये जो ट्रेडिशंस है वो कहां पर है, उसका सेंटर क्या है, उसका फोकस क्या है? तो वो है हमारा स्ट्रक्चर, हमारा एटीट्यूड और हमारे क्वेश्चंस ऑफ लीडरशिप, मनी एंड अथॉरिटी। तो यहां पर ये जो भी दुनिया में समस्या होते हैं, किसी देश में होते हैं,
दो पॉलिटिकल पार्टीज में होते हैं, दो देशों के बीच होते हैं, दो राष्ट्रों के बीच या स्टेट्स के बीच होते हैं, दे आर ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ लीडरशिप, मनी एंड अथॉरिटी। इसके लिए ये तीन, और इनके बगैर तो दुनिया चलती नहीं है ना, तो ये तीन को होना भी चाहिए। लेकिन ये तीन जब भी होंगे तो झगड़े तो होने वाले, रिलेशनशिप खराब होने वाले हैं। तो ये तीन को ए ने किस प्रकार से अपनाया है, ये बताने के लिए ये ट्रेडिशंस की संकल्पना हुई है। द फ्यूचर may well depend on how we feel and act about things that are controversial and how we regard our public relations। तो बिल कहते हैं कि हमारा जो भविष्य है वो उसी के ऊपर निर्भर होगा कि हम किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी से कैसे बचे रहेंगे और हमारे पब्लिक रिलेशन सेफ कैसे रहेंगे। Our final destiny will almost surely hang upon what we presently decide to do with this danger fraught issue। हम लंबा चलेंगे या डूब जाएंगे, हम आपस में झगड़ा करके मर जाएंगे या हम सभी होने वाले प्रॉब्लम्स को सरवाइव कर जाएंगे। ये सभी जो डेंजर है, फेलोशिप के डेंजर जो है, उनको सबको संभालने के हेतु फाइनली ऊपर वाला जो चाहेगा वही होगा, लेकिन इनको सबको समझकर संभालने हेतु हमने ये ट्रेडिशंस को जन्म दिया है। इस प्रकार का इंट्रोडक्शन देते हुए बिल डब्ल्यू ये ट्रेडिशंस के बारे में बात करते हैं। और मैं यहीं पर रोकना चाहूंगा, बाकी का जो प्रेजेंटेशन है वो अभी फिलहाल रिलेटेड नहीं है। सो हम लोग जब भी उस टाइम पे आएंगे, वो मुद्दे पे आएंगे, वो टाइम पे मैं आगे आपको और थोड़ा गहराई के साथ में ये सब चीजों के ऊपर बात करते जाऊंगा। सो दोस्तों, ये है हमारा इतिहास। मतलब चालू होके 15 साल अलग 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 समस्याओं को सामना करते हुए हम बचे, और सिर्फ 2 जनों से शुरुआत होकर 15 साल में 1 लाख सदस्यों तक हमारी जो ग्रोथ हुई, और ये ग्रोथ होते 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 हमने जो भी दुनियादारी सीखी, हमने अपने आप के बारे में, लोगों के बारे में, शराबियों के बारे में, लोग शराबियों से क्या अपेक्षा रखते हैं और हम लोगों से क्या अपेक्षा रखते हैं, ये सब को चीज को समझते हुए पैसे के प्रति हमारा ओपिनियन क्या होगा, पावर के प्रति हमारा ओपिनियन क्या होगा, ये सब को समेटते हुए हमने ये 12 ट्रेडिशंस का संग्रह हमने स्वीकार कर लिया है दोस्तों। तो इसका इंपॉर्टेंस कितना है और इसकी गहराई कितनी है, ये आपको समझ में आया। अभी जो लोग और भी इच्छुक है, तो एक GSO न्यूयॉर्क ने पब्लिश किया हुआ वीडियो है जो YouTube पर अवेलेबल है, उसका नाम है बिल डिस्कसेस 12 ट्रेडिशंस। तो बिल डब्ल्यू ने खुद ने ये ट्रेडिशंस की हमको क्यों जरूरत पड़ी वो समय पर वो बताते हुए लगभग 1.5 घंटे का ये वीडियो रिकॉर्डिंग है बिल डब्ल्यू का। बिल डब्ल्यू को लाइव जिन लोगों ने देखा नहीं है वो अवश्य ये वीडियो को ये करे। ऑफकोर्स इंग्लिश में है, थोड़ा समझने में जो लोगों को इंग्लिश दिक्कत है थोड़ा सा शायद तकलीफ हो सकता है, लेकिन एक दफा आप बिल डब्ल्यू के वेवलेंथ पे पहुंच जाते हो, फिर वो क्या बताने का कोशिश कर रहा है वो फटाफट आपको समझने लगता है। तो ये था संक्षिप्त इतिहास जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था। भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद चंदू, मुझे ये प्रेजेंटेशन करने का मौका दिया। एंड ओवर टू यू, नाउ वी कैन बिगिन विद ट्रेडिशन 1। श्योर, थैंक यू वेरी मच भूषण। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार वो ग्रुप कॉन्शियस भी ले ले, क्योंकि अभी हम 10 बज रहे हैं अभी और मेंबर्स अभी पीक पे हैं 29:30, 9 बजे या 9:30 बजे वाला। भूषण। हाँ, दोस्तों, आज भी मीटिंग शुरू हुई, वो टाइम पे मीटिंग शुरू होते समय यूजुअल वही 14-15 लोग थे जैसे हर मीटिंग में पहले भी हुआ करते थे, और फिर बढ़कर हम लोग लगभग 30-35 के आसपास पहुंचते। तो सब लोग कह रहे थे फिर हम लोग ये 9 से 9:30 का प्रयास क्यों कर रहे, तो फिर 9 बजे था वो क्या बुरा था। तो यहाँ पर एक सिंपल सा सवाल ये है कि व्हाट डू यू प्रीफर, 9 से 10:30 यही समय बेहतर था या ये 9:30 से 11 वाला जो समय है ये ज्यादा सुटेबल है। ये सवाल
हमने सोचा था कि जब 30-32 लोग होंगे हमारे बीच में तभी हम लोग ये सवाल उठाएंगे। तो आपका क्या ओपिनियन है वो कृपया सो रेडी फॉर बोथ टाइम इज वन ओपिनियन। लकी इज सेइंग 9 इज बेटर। तो हम सभी रिवाइवर ग्रुप के वो व्हाट्सएप ग्रुप पे है, वहां पर अगर हम डालेंगे तो शायद ये ट्रैक रखना आसान होगा। व्हाट यू से, हाउ डू वी कीप ट्रैक ऑफ दिस? चंदू इज द मास्टर ना। हाँ, चंदू नहीं, भाई मैं बता। अभी के अभी एक पोल डाल देता हूँ या मीटिंग इधर खत्म होने मैसेज के में डाल अंदर। देंगे तो भी हर्जा नहीं, मैसेज में डाल रहे लोग तो हाँ, लाइव तो वोटिंग हो मीटिंग रही खत्म है होते यहाँ होते पर। हम ले लेते हैं, क्योंकि वो तो फिर पूरे 800 लोगों का होगा तो फिर से वही प्रॉब्लम होगा जो हमें हाँ, पिछली बार होता था। तो देयर विल बी लास्ट ए टाइम बहुत व्हाट्सएप सारे लोगों ने फंक्शन। ऐसा ओपिनियन दिया था जो लोगों ने एक भी मीटिंग भी अटेंड नहीं किया है। एग्जैक्टली। सो और ये मैं बोलता हूँ, ये जो 30 लोग हैं ना चंदू, पॉल इन तक ही रेस्ट्रिक्ट रख, क्योंकि दीस आर द पीपल हु आर देयर ऑलवेज। व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे करूंगा? अब वो तेरा तेरा है इशू। सो राहुल ने ठीक है। ओपिनियन दिया है 9 बेटर है। नंदू ने ओपिनियन दिया है कि 9:30 इज बेटर, क्योंकि बहुत सारी फिजिकल मीटिंग 9 बजे खत्म होती है, तो वो खत्म करके 9:30 बजे जुड़ने में आसानी होती है। तो आगे और लोगों के ओपिनियंस फटाफट डाल दीजिए दोस्तों, तो हम लोग एक निर्णय पे आ सके। 9 या 9:30? रेज हैंड विल बी बेटर। विकास का ओपिनियन है 9:30 इज इसका बेटर बाय सुरेंद्र टी। साढ़े 9:30 बराबर है। आपके का भी ओपिनियन 9:30 है। कोई काउंट कर रहा है क्या? सुशांत ने 9 बोला है, विकास ने 9:30 बोला है, नीलेश ने 9 बोला है। अरे 9 से 10:30 में क्या होता है कि कभी 5-10 मिनट आगे भी हो गया मीटिंग तो भी प्रॉब्लम हम्म नहीं है, लेकिन फिर वो हम्म एक बार 9:30 से 11 और फिर उसमें 5-10 मिनट आगे, मेरे को डिफिकल्टी है वो, बाकी कुछ नहीं। हम्म। या क्योंकि यूजुअली एक 10-15 मिनट तो आगे चलता है, या ऐसा तो 11 हम्म। के आगे चलेगा तो फिर तकलीफ हो सकती है ऐसा। हाँ, फिर अगला दिन हम्म जाता है, मेरा तो हम्म तकलीफ हो जाती है, फिर मेरे को नींद नहीं आती है। ओके। बाकी अभी जब यहाँ पे मीटिंग होती है तो मैं नौ हम्म प्रकाश की मीटिंग को नहीं जाता हूँ ना, क्योंकि फ्राइडे की मीटिंग है, तो मालूम है हम्म 9 बजे की इधर मीटिंग है तो फिजिकल नहीं कर सकता हूँ। हम्म। बाकी मैं 5 दिन तो कर ही सकता हूँ ना फिजिकल मीटिंग। यस। 5-6 दिन अगर मैं मीटिंग नहीं करूँ और इसी दिन मुझे 2 मीटिंग करनी है, एनीवेज चलो वो ये मेरे ओपिनियन है, बाकी जैसा जिसको जमे। ये जुपिटर मीटिंग जिंदा रखने के लिए मैं 9:30 बोल रहा था, अदरवाइज ओके। सो ठाणे में एक मीटिंग होती है जो फ्राइडे को ही होती है और 7 से 8:30 होती है, लेकिन वो खत्म करके घर में पहुंचना पॉसिबल नहीं होता है 9 बजे तक, इसके लिए कुछ लोग वहां पर जुड़ नहीं पाते हैं। सो ये नंदू का कंसर्न था। सबने कर दिया कि भाई अपना चैट पे, तो 14 जन का आया है चैट अभी तक, हम्म बाकी भी डाल दें प्लीज। बोल रहा हूँ। हम्म 9 से 11:30 भी चलेगा। आई थिंक ओनली लकी का इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। हम्म बुढ़ा जो हो रहा है। हाँ, कॉमन वेलफेयर कम्स फर्स्ट बाबा। ठीक है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर ओपन टू द टाइम। आई थिंक वो सबका ओपिनियन यही दिख रहा है कि
सीखना, ट्रेडिशन सीखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। 9 क्या और 9:30 क्या, वो तो अगर ये सुनना है तो थोड़ा बहुत बाकी के चीजों को हमको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा और इसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो आई डोंट थिंक कोई एनीबडी हैज अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इन 9 o'clock। सो आई थिंक नेक्स्ट मीटिंग ऑनवर्ड शुड वी गो बैक टू अवर 9 o'clock टाइम। कॉम्प्रोमाइज 9:15। क्या फर्क, 15 मिनट से। वैसे भी ट्रेडिशन है। 9 बजे चालू करते हैं। पहले 5-7 मिनट तो हमारे ओपनिंग प्रेयर, प्रियम्बल, तैयारी में, रिकॉर्डिंग में लगी जाते हैं। लेट अस कीप इट 9 to 10:30 और फिर आगे देखेंगे कैसा होता है। ये 12 ट्रेडिशन तो कर लें। पहला ट्रेडिशन पढ़े। ठीक है, चलो शुरुआत करिए। आई थिंक वी हैव गिवन इनफ टाइम फॉर दिस डिस्कशन। Okay. Tradition 1. Am I audible? यस। Yes, clear. Okay. Tradition 1. Our common welfare should come first. Personal recovery depends upon AA unity. The unity of Alcoholics Anonymous is the most cherished quality our society has. Our lives, the lives of all to come, depend squarely upon it. We stay whole or AA dies. Without unity, the heart of AA would cease to beat. Our world, our trace, would no longer carry the life-giving grace of God. His gift to us would be spent aimlessly. Back again in their caves, alcoholics would approach us and say, "What a great thing AA might have been." लकी जी, ये सेंटेंस मेरे को जब भी पढ़ता हूँ ना, अल्टीमेट लगता है। Back again in their caves वाला। Okay. Does this mean, some will anxiously ask, that in A, the individual doesn't count for much? Is he to be dominated by his group and swallowed up in it? We may certainly answer this question with a loud no. We believe there isn't fellowship on earth which lavishes more devoted care upon its individual members. Surely there is none which more jealously guards the individual's right to think, talk, and act as he wishes. No A can compel another to do anything. Nobody can be punished or expelled. 12 steps to recovery are suggestions. The 12 traditions which guarantee A's unity contain not a single don't. They repeatedly say we ought, but never you must. To many minds, all this liberty for individuals spells sheer anarchy. Every newcomer, every friend who looks at A for the first time is greatly puzzled. They see liberty verging on license, yet they recognized at once that A has an irresistible strength of purpose and action. How, they ask, can such a crowd of anarchists function at all? How can they be possibly place their common welfare first? What in heaven's name holds them together? Those who look closely soon बस have the key. Bas? Okay. Over to you, Lucky. यस, थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ। परमेश्वर कृपा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मार्गदर्शन, आज के दिन शराब के पहले गुट से दूर हूँ। रिवाइवर ग्रुप का मेंबर हूँ। स्पॉन्सर लिया हुआ है। एक के तत्वों पे आधारित जीवन जी रहा हूँ और आज अच्छा लग रहा है ट्रेडिशंस के बारे में बात करते हुए, पोषण से वो इतिहास सुनते हुए, और हमारे जीवन में अल्कोहलिक्स एनोनिमस का इतना महत्व है कि इसके बिना तो जीवन ही नहीं था। तो ये जीवनदायक संगठन है और मुझे उसकी तत्वों से पूरी पहचान नहीं है। तो फिर से एक बार आज तत्वों की पहचान करके लेने का मौका मिला है, जिसके लिए मैं आभारी हूँ। हिंदी में अनुवाद कम, थोड़ा ब्रीफ समरी ऐसा है कि अल्कोहलिक्स हम सभी का कल्याण पहले, व्यक्तिगत सुधारना जो है वो ए के यूनिटी पे डिपेंडेंट है, ए के ऐक्य पर निर्भर करती है।
बिल लिखता है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस की एकता हमारी सोसाइटी की सबसे प्रिय और कीमती विशेषता है। हमारी जिंदगियां और हम सब के बाद आने वालों की जिंदगियां पूरी तरह इसी पर निर्भर करती हैं। या तो हम एक रहेंगे या ए समाप्त हो जाएगी। एकता के बिना ए का हृदय धड़कना बंद कर देगा। हमारी दुनिया की धमनियों में अब ईश्वर की जीवनदायी कृपा प्रवाहित नहीं होगी। उनका दिया हुआ उपहार दिशाहीन होकर व्यर्थ हो जाएगा। फिर शराबी अपनी गुफाओं में लौट जाएंगे और हमसे कहेंगे, ये एक महान चीज बन सकती थी पर तुमने इसे खो दिया। इसका मतलब यह है कि कुछ लोग चिंता से पूछेंगे कि ए में व्यक्ति की कोई खास अहमियत नहीं रहती क्या? समूह उसे दबा देगा और वो उसके भीतर ही खो जाएगा, ऐसा होगा क्या? तो बिल इसी जवाब का सवाल जो इसने बिल ने खड़ा किया उसका उत्तर देता है कि नहीं, हम मानते हैं कि धरती पर कोई भी ऐसी फेलोशिप अपने सदस्यों पर ए जितना समर्पित ध्यान और प्रेम नहीं देती। निश्चय ही कोई भी फेलोशिप ऐसी नहीं है जो किसी व्यक्ति के सोचने, बोलने और अपने तरीके से काम करने के अधिकार की ए जितना ईर्ष्या भरी रक्षा करती हो। ए में कोई भी सदस्य किसी दूसरे को किसी भी बात के लिए मजबूर नहीं कर सकता, किसी को दंडित नहीं किया जा सकता और ना ही निकाला जा सकता है। हमारी मध्य मुक्ति की 12 कदम, 12 स्टेप्स केवल सुझाव है और एक ही एकता को सुरक्षित रखने वाली 12 परंपराएं भी एक भी मत करो नहीं कहती। वे बार बार कहती हैं हमें ऐसा करना चाहिए, पर कभी नहीं कहती तुम्हें यह करना ही होगा। इसके अगले पैरा में, टू मैनी माइंड्स दिस लिबर्टी, कई लोगों की नजर में व्यक्ति को दी गई इतनी स्वतंत्रता सीधी सीधी अराजकता लगती है। अनार्की कहता है बिल इसको, कि इतनी स्वतंत्रता दी हुई है। हर नया सदस्य, हर मित्र जो पहली बार ए को देखता है वो बहुत उलझन में पड़ जाता है। उन्हें यहाँ स्वतंत्रता कभी कभी उच्छृंखलता जैसी प्रतीत होती है, फिर भी वो तुरंत पहचान लेते हैं कि ए में उद्देश्य और कर्म की एक अटूट शक्ति मौजूद है। वे पूछते हैं आखिर कैसे यह अराजक से दिखने वाले लोगों का समूह चलता है? ये अपनी सामूहिक कल्याण को पहली प्राथमिकता कैसे दे सकते हैं? आखिर कौन सी शक्ति इन्हें एक साथ बांधे रखती है? थैंक यू भूषण, ओवर टू यू। थैंक यू लकी। तो दोस्तों, ये जो भी हमने पढ़ा, इसमें से जो कुछ पॉइंट्स हम लोग, जो मूलभूत जो पॉइंट्स है, पहला पॉइंट BW कहने का कोशिश करता है, ये पूरी ट्रेडिशन जो है वो कॉमन वेलफेयर के बारे में है। यानी अकेला मैं रहूंगा तो शराब पी के मर जाऊंगा, अगर ग्रुप बचा तो मैं बचा। तो मेरे खुद को बचाने के प्रयास से ज्यादा मेरा प्रयास होना चाहिए मेरे ग्रुप को बचाना। अगर ग्रुप इंटैक्ट रहा तो ग्रुप के सभी सदस्य इंटैक्ट रहेंगे। ये इसके ऊपर का स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है। मुझे याद है, मैं 2005 के कन्वेंशन में जब भी कनाडा गया था, तो हमारे लियोनार्ड ब्लूमेंथल न्यूली इलेक्टेड क्लास ए ट्रस्टी चेयरपर्सन थे, और उन्होंने टॉक दिया था कि नन ऑफ अस इज बेटर देन ऑल ऑफ अस, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी। एंड वो वाक्य मेरे दिमाग में अभी भी रह गया कि हम हमेशा अपनी सोचते हैं, लेकिन हम में से कोई भी एक आदमी इतना अच्छा नहीं है कि जो सब मिलके हम में अच्छाई है। सो नन ऑफ अस इज बेटर देन ऑल ऑफ अस। तो इसके अंदर जो तत्व दिए हैं वो पहले 3 तत्व जो अभी तक हमने जो इसमें देखे हैं, पहला है विदाउट यूनिटी ए डाइज। सपोज मैं और लकी रिवाइवर ग्रुप के सदस्य है, कल मेरा और लकी का ईगो कॉन्फ्लिक्ट हो गया और हम दोनों झगड़ पड़े। अब कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो लकी को चाहते हैं, लकी के स्पॉन्सीज है, कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो मुझे चाहते हैं, जो मेरे स्पॉन्सीज है।
अब जब हम दोनों का ईगो कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मैं अपने स्पॉन्सेस को बताना चालू करता हूं कि देखो लकी और उसके स्पॉन्सेस कैसे गलत है, और सेम थिंग होती है लकी का उसके स्पॉन्सेस के साथ में, वो उल्टा भड़काना शुरू करता है। एज ए रिजल्ट जो अभी सिर्फ मेरा और लकी का जो ईगो कॉन्फ्लिक्ट था, वो मेरे सभी स्पॉन्सेस और उसके सभी स्पॉन्सेस का भी ईगो कॉन्फ्लिक्ट हो गया और फिर झगड़े होने लगते हैं। अच्छा, मैं और लकी शायद हम कई सालों से यहाँ पर है, तो हम दोनों एक दूसरे की दुश्मनी को बर्दाश्त करके एक जगह पर शायद रह भी सकेंगे, लेकिन जो हमारे स्पॉन्सेस है, जो शायद 6 महीना सोबर, 1 साल सोबर, 3 साल सोबर वाले जो लोग हैं, ये जब भी आपस में लड़ पड़ेंगे तो ये या तो शराब पिएंगे या तो एक दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे, ग्रुपिज्म होगा, पॉलिटिक्स होगा और ग्रुप टूटेगा। तो अगर ग्रुप्स बंद पड़ेंगे, आपने कई सारे, अगर आपने अगल बगल में जरा देखा होगा तो कोरोना के पहले जितने ग्रुप्स थे और कोरोना के बाद में जितने ग्रुप्स हैं, इसमें काफी बड़ी मात्रा में गिरावट आई है। तो गिरावट क्यों आई? वो ग्रुप्स वापस चालू क्यों नहीं हुए? अगर आप देखोगे तो यहां पर हमेशा आपको यूनिटी की समस्या दिखाई देगी, क्योंकि वहां पर जो ग्रुप में जो स्थित मेंबर्स थे, उनको वो ग्रुप में से जो सेरेनिटी मिल रही थी, उससे ज्यादा उनको तकलीफ या हेडेक या झगड़े या बाकी समस्या उनको ज्यादा लग रही थी। तो जब ये बंद हो गया तो उन्होंने वो बहाना करके वो अलग अलग ग्रुपों में फैल गए या ऑनलाइन चले गए। जाने देना, वो लकी का मुंह देखने से बेटर है, मैं मीटिंग बंद ही हो गई तो मैं मेरा जाना ही बंद कर देता हूं। सो हमेशा जब भी ग्रुप्स बंद होते हैं तो उनके पीछे हमेशा ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स और यूनिटी को लेकर जो तकलीफ है वही होती है। यूजुअली जो ओल्ड टाइमर्स और मिडिल टाइमर्स के बीच में का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये उसके वजह से होता है। चलो ठीक है, वो ग्रुप तो बंद हो गया। धीरे 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 आपने कुछ शहर, कुछ गांव ऐसे आपको दिखाई देंगे जहां ए पहले चलती थी, अभी ए वहां पर है ही नहीं। अब देखिए कि वहां पर समझो मैं और लकी दोनों, भले हम दोनों का ईगो कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन कम से कम हम ए के लिए काम करने को तो तैयार थे। कम से कम थाने में जो इंटर ग्रुप है, वहां पर जो पदाधिकारी जा रहे थे, उनको हम लोग कुछ ना कुछ समझा के तो भेज रहे थे, कम से कम हमारा फाइनेंशियल सपोर्ट तो कर रहे थे। अब जब ए ही बंद हो गई तो इंटर ग्रुप कैसे चलेगा? अब अगर थाना में पहले 15-17 ग्रुप्स थे, अभी उसमें से सिर्फ 5 ही फंक्शनल है, तो आने वाला पैसा कम आएगा, आने वाले रिसोर्सेज कम आएंगे, आने वाले आदमी कम आएंगे, पोजीशंस भरने के लिए लोग नहीं रहेंगे, तो सर्विसेज टिक नहीं पाएगी। सर्विसेज नहीं टिकेगी तो संदेश वहन का जो कार्य है वो अधूरा रह जाएगा। आज जब 10 ग्रुप है एक साथ में जुड़े हुए रहते हैं, तो साथ में आकर वो 10 के 20 ग्रुप हो सकते हैं। 200 लोगों का रिकवरी है, वहां से 400, 600, 1000 लोगों का रिकवरी हो सकता है। लेकिन जब सर्विसेज टूट जाएंगी, जब तक ग्रुप टूट रहा था तो कुछ ही लोगों का तकलीफ हो रहा था, लेकिन अगर एक आधा सर्विस सेंटर बंद हो जाए, अगर समझो एक आधा इंटर ग्रुप बंद हो जाए, तो वो जो काम कर रहा था, हजारों तक ये संदेश वहन लेके जाने का जो काम कर रहा था, तो वो हजारों लोग को अभी शराबियत की वजह से मरना पड़ेगा, क्योंकि ए मेंबर्स अपने समूह को बचा नहीं सके, अपने सर्विस सेंटर को बचा नहीं सके। तो इसके लिए बिल आपको अंदर झांक कर देखने को कहता है और बोलता है कि भाई तू सिर्फ तेरे ईगो की सोच रहा है, तेरी जगह की, तेरे बोर्डम की, तेरे सर्विस की, तेरे सैक्रिफाइस की सोच रहा है, लेकिन जैसा तू सोच रहा है वैसा हर एक व्यक्ति वही सोचता है। कल समझो मैं बोलूंगा यार छोड़, 32 साल से मैं यहां पर आ रहा हूं, 33 साल से, मैं 34 साल से मैं रिवाइवर ग्रुप में आ रहा हूं, बस हो गया, अभी अब नए मेंबर आगे आएंगे तो आएंगे, नहीं आने गए तो उनकी मर्जी, मैंने थोड़ी ठेका लिया है करके मैं अगर हट जाऊंगा सोचते हुए कि मेरी जरूरत नहीं, लोग आएंगे आगे, तो आगे जाके जो मेरे को सुनने को वहां पर आए हैं वो लोग बोलेंगे अभी क्या है यार, अभी तो ऑपोजिशन भी नहीं आता है, तो मैंने थोड़ी ठेका लिया, मैं थोड़ी वो मैं भी नहीं जाऊंगा, तो वो नहीं आएंगे। अब वो भी नहीं आते हैं तो अटेंडेंस एकदम 2 या 4 पे आएगा, ग्रुप चलाने के लिए कोई नहीं है,
तो ग्रुप चलाने के लिए कोई नहीं, तो बाकी लोग भी बोलेंगे यार वो रिवाइवल ग्रुप में जाके क्या 2-3 लोग बैठे रहते, उधर जाके उससे बेटर है हम लोग दूसरे ग्रुप में जाते, वहां पर 50 लोग बैठे हुए रहते। सो धीरे 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 वो लोग भी चले जाएंगे। सो व्हाट आई थिंक इज माय प्रॉब्लम, मैं जो सोचता हूं कि मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत जल्द पूरे फेलोशिप का प्रॉब्लम हो जाता है, और फेलोशिप का प्रॉब्लम हो गया तो सफरिंग अल्कोहलिक के ऊपर अन्याय होता है। तो मेरे ये सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड की वजह से कि यार मुझे बोर होता है, कौन लंबा जाएगा 7:30 से 9 जाके बैठने का, वो मेरा खाने का टाइम है, वो मेरा काम का टाइम है, मैं घर पे बैठ के ऑनलाइन मीटिंग नहीं क्या कर सकता, ये मैं स्वार्थी स्वरूप से जब भी सोचता हूं, तब मैं ये नहीं सोचता हूं कि आई एम एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग AA एज अ होल। मैं जो मेरा रोल मैंने प्ले करना था सर्विस में, ग्रुप चलाने में, होप देने में, स्ट्रेंथ देने में, 12 स्टेप कॉल करने में, वो मैं नहीं कर रहा हूं। सो ये एक सिंपल पॉइंट, इतनी सारी मात्राओं को बिल डब्ल्यू ने वो एक छोटे से 4 लाइनर में बताने का प्रयास किया है। और बिल कहता है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे यार ग्रुप के लिए अगर जाना है, वो सर्विस के लिए जाना है, तो हमारा कुछ है कि नहीं यार, इतने साल हो गए, हमको भी तो पिक्चर देखने हैं, हमको भी तो फैमिली के साथ घूमना है, मेरे को तो बच्चों का पढ़ाई लेना है, ये सब चीजें तो हमको करनी है ना, उसका क्या। सो बट ही सेइंग के अरे भाई मेरा प्रेजेंटेशन क्यों तूने डिलीट कर दिया वहां से। एक सेकंड। सॉरी भूषण, मैं सोचा कि शेयर कर लो 12 स्टेप्स एंड 12 ट्रेडिशन की तरफ। नहीं रे, मैं वो प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ, दैट्स माय रेफरेंस सॉरी पॉइंट। सॉरी। सो बिल डब्ल्यू कहता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सबसे ज्यादा फ्रीडम आपको मिलता है। बोलता है दुनिया में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन दिखाओ या क्लब दिखाओ या कोई ऐसी यूनियन दिखाओ कि आप मीटिंग का समय 7:30 से 9 है, आप 8 बजे आओ तो भी चलता है, 8:30 बजे आओ तो भी चलता है, नहीं आओ तो भी चलता है, एक रोज मीटिंग करो तो भी चलता है, हफ्ते में एक करो या खाली बर्थडे टू बर्थडे साल में एक दफा है तो भी चलता है। ना अटेंडेंस की कंडीशन है, ना पैसा देने की कंडीशन है, ना हमारे लिटरेचर को मानने की कंडीशन है कि भाई बिग बुक नहीं, मैं आई डोंट बिलीव इन बिग बुक। ओके भाई तू आ जा। आई डोंट बिलीव इन गॉड। ओके फाइन तू आ जा। आई डोंट लाइक यू पीपल। ओके फाइन तू सोबर रह सकता है तो तू रह ले भाई, किसी भी तरीके से। तो पूरा फ्रीडम जितना दिया हुआ है कि कोई भी मेंबरशिप का रूल नहीं है, कंफॉर्मिटी का कंपल्शन नहीं है, इतना लिबर्टी देने वाला दूसरा कोई भी संगठन दुनिया में बताओ। बिल डब्ल्यू आपको ललकारता है, चैलेंज करता है कि इतना फ्रीडम कौन दे सकता है आपका। तो ये फ्रीडम जो है ये वो नहीं है। अब बिल डब्ल्यू यहाँ पर पैराडॉक्स यानी विरोधाभास, यानी ये एक तरफ हम लोग बोलते हैं कि मेरी कमिटमेंट है कि ग्रुप को जिंदा रखना है, दूसरी तरफ मैं बोलता हूँ मेरे पास इतना फ्रीडम है कि मैं नहीं गया तो भी चलता है, कोई मुझे रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। तो ये पैराडॉक्स ये चलता कैसे है, ये फ्रीडम भी है और ये जिम्मेदारी है, तो ये बेवड़ों को तुम जिम्मेदारी के साथ में रह कैसे सकते हो। उसके पीछे का वो बोलता है कि हमारा जो डर है, वो हमारे अंदर जो रिस्पेक्ट है, वो ओबीडियंस टू स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स का है। क्योंकि हमें पता है, हमें जॉन बार्लिकॉन वो हमारे पीछे शराब की लटकती हुई तलवार जो है ये हमेशा से है। अगर मैं आध्यात्मिकता से ढल जाऊं तो फाइनल पनिशमेंट क्या है वो हम सब जानते हैं। मैं बहक जाऊंगा और बहक जाऊंगा तो मेरे हाथ में शराब आएगी, तो फाइनल पनिशमेंट वो है। तो अगर मुझे वो पनिशमेंट नहीं चाहिए तो मुझे आध्यात्मिकता, मुझे जिम्मेदारी, मुझे डिसिप्लिन ये खुद होकर स्वीकारनी है। जबरदस्ती करके नहीं, अरे यार वो मेरे को जाना ही पड़ता है हर गुरुवार को आधा घंटा, मेरे को बिल्कुल पसंद है, ऐसा करके नहीं जाओ। स्पिरिचुअली जाओ कि मैं 7 बजे जाके मैं जो करूंगा, मेरी जो सेवा रहेगी उसके वजह से वो मीटिंग का एक्सपीरियंस पॉजिटिव होना चाहिए, सबको अच्छा लगना चाहिए। कोई नया मेंबर है तो वो सोबर होना चाहिए, ये मेरी उसके लिए गिफ्ट रहेगी, ये मेरी उसके लिए सेवा रहेगी। ये भाव रख के जब भी मैं जाता हूं तो वो आदमी को मदद होती है कि नहीं वो बात अलग, लेकिन मुझे मदद डेफिनेटली होती है। वो मीटिंग करने का जो पूरा का पूरा आनंद है वो मुझे जरूर प्राप्त होता है। तो ये जो 3 पॉइंट्स है ये यहाँ पर बिल डब्ल्यू ने ये पहले 3 पैराग्राफ्स में कहे हुए। ओवर टू यू चंदू। थैंक यू भूषण।
Now you can read. Okay. Again, okay, एक सेकंड शेयर करता हूँ मैं. पेज में से पढ़ूं क्या? नहीं, it's okay. Okay. Those who look closely soon have the key to this strange paradox. The AA member has to conform to the principles of recovery. His his life actually depends upon obedience to spiritual principles. If he deviates too far, the penalty is sure and swift. He sickens and dies. At first, he goes along because he must, but later he discovers a way of life he really wants to live. Moreover, he finds he cannot keep this priceless gift unless he gives it away. Neither he nor anybody else can survive unless he carries the AA message. The moment this 12-step work forms a group, another discovery is made that most individuals cannot recover unless there is a group. Realization dawns that he is but a small part of a great whole, that no personal sacrifice is too great for preservation of the fellowship. He learns that the clamor of desires and ambitions within him must be silenced whenever this could damage the group. It becomes plain that the group must survive or the individual will not. So, at the outset, how best to live and work together as groups become the prime question. In the world about us, we saw personalities destroying whole people. The struggle for wealth, power, and prestige was tearing humanity apart. If strong people were stalemated in the search for peace and harmony, what was to become of our erratic band of alcoholics? As we had once struggled and prayed for individual recovery, just so earnestly did we commence to quest for the principles through which AA itself might survive. On anvils of experience, the structure of our society was hammered out. Countless times in as many cities and hamlets, we reenacted the story of Eddie Rickenbacker and his courageous company when their plane crashed in the Pacific. Like us, they had suddenly found themselves saved from death, but still floating upon a perilous sea. How well they saw that their common welfare came first. None might become selfish of water or bread. Each needed to consider the others, and in abiding faith, they knew they must find their real strength. And this they did find in measure to transcend all the defects of their frail craft, every test of uncertainty, pain, fear, and despair, and even the death of one. Thus, it has been with AA by faith and by works. We have been able to build upon the lessons of an incredible experience. They live today in the 12 traditions of Alcoholics Anonymous, which, God willing, shall sustain us in the unity for so long as He may need us. Thank you. थैंक यू चंदू. बिल अब आगे. पहले तो बिल ने सवाल दोनों खड़े कर दिए और फिर एक तीसरा सवाल आता है जो अभी भूषण ने थोड़ा सा उसके ऊपर शेयर किया कि ए सदस्य को सोब्राइटी के सिद्धांतों के अनुरूप ही चलना पड़ता है क्या? उसकी जिंदगी वास्तव में इन आध्यात्मिक सिद्धांतों की आज्ञाकारिता, ओबीडियंस पर निर्भर करती है. यदि वो इनसे बहुत दूर भटक जाए तो दंड निश्चित और जल्दी से है. वो बीमार पड़ता है और मर भी सकता है. शुरुआत में वो इसलिए चलता है क्योंकि उसे चलना पड़ता है, लेकिन बाद में उसे एक ऐसा जीवन मार्ग मिलता है जिसे वह वास्तव में जीना चाहता है. इसके अलावा उसे यह भी समझ आता है कि इस अनमोल उपहार को तब तक सुरक्षित नहीं रख सकता
जब तक वह इसे आगे न बांटे। न वह न कोई और तब तक टिक सकता है जब तक वह ए का संदेश आगे न पहुंचाए। जैसे इस 12वें कदम का काम शुरू होता है, एक समूह बनता है। एक और खोज होती है कि अधिकांश व्यक्ति तब तक स्वस्थ नहीं हो पाते जब तक कोई समूह न हो। धीरे धीरे ऐसा एहसास होता है कि यह बहुत बड़े संपूर्ण का मात्र एक छोटा सा हिस्सा है और फेलोशिप को सुरक्षित रखने के लिए कोई भी व्यक्तिगत त्याग बड़ा नहीं है। वो सीखता है कि उसके भीतर की इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं का शोर तब शांत करना होगा जब वे समूह को नुकसान पहुंचा सकते हों। यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि समूह का जीवित रहना अनिवार्य है, वरना व्यक्ति भी जीवित नहीं रह सकते। इसके अगले पैरा में बिल कहता है, इस प्रकार शुरुआत में ही यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया कि समूह के रूप में एक साथ सबसे अच्छे तरीके से कैसे जिए और काम करें। हमने अपने चारों ओर की दुनिया में देखा कि व्यक्तियों के अहम का टकरावट पूरे समुदाय को नष्ट कर रही है। धन, शक्ति और प्रतिष्ठा की लड़ाई ने मानवता को पहले कभी न देखे गए तरीकों से बांट दिया था। यदि ताकतवर लोग भी शांत और सामंजस्य की खोज में असफल हो रहे थे, तो फिर हम जैसे अनियमित और अस्थिर शराबियों का क्या होगा? जिस तरह हमने कभी व्यक्तिगत नशा मुक्ति के लिए संघर्ष किया और प्रार्थना की थी, उसी गंभीरता और ईमानदारी से हमने उन सिद्धांतों की खोज शुरू की जिनसे स्वयं टिक सके और जीवित रह सके। अनुभव की भट्टियों पर हमारी सोसाइटी की संरचना को आकार दिया गया, ढाला गया और मजबूत बना गया। द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी वॉज हैमर्ड आउट ऑन एनुअल्स ऑफ एक्सपीरियंस। इसके अगले पैरा में अनगिनत शहरों और कस्बों में हमने एडी रिकनबैर और उनके साहसी साथियों की कहानी को फिर से जिया। बिल यहाँ पे एक यूनिटी का उदाहरण देने के लिए एडी रिकनबैकर की कहानी, जिनका कि प्लेन अटलांटिक महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जब उनका विमान प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, हमारी ही तरह वे अचानक मृत्यु से बच तो गए थे, पर अभी भी एक खतरनाक समुद्र पर तैर रहे थे। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से समझ लिया था कि उनकी सामूहिक भलाई सबसे पहले आती है। हवाई जहाज में कई सारे लोग थे और प्लेन क्रैश होने के बाद में वो प्लेन के ऊपर और प्लेन के साथ वाली कश्तियों में एक समूह बच गया था। तो ऐसे में पानी या रोटी के मामले में कोई भी स्वार्थी नहीं हो सकता था। हर व्यक्ति को दूसरों का ध्यान रखना था और गहरे विश्वास में वे जानते थे कि उन्हें अपनी वास्तविक शक्ति उन्हीं में से ढूंढनी होगी। फिर उन्होंने वह शक्ति पाई भी, इतनी कि वह उनके कमजोर साधन की हर कमी और अनिश्चितता, पीड़ा, भय, निराशा, यहाँ तक कि एक साथी की मृत्यु तक हर परीक्षा से ऊपर उठ सकी। लास्ट के पैरा में बिल कंक्लूड करता है इसको कि ए के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। विश्वास और कर्म दोनों के सहारे हमने उस अविश्वसनीय अनुभव से मिले सबकों पर अपनी नींव रखी है। आज ये सबक अल्कोहलिक्स एनोनिमस की 12 परंपराओं में जीवित है, जो यदि ईश्वर की इच्छा होगी हमें उतने समय तक एकता में बनाए रखेगी जितने समय तक वो हमसे काम लेना चाहेगी। अंग्रेजी में लास्ट लाइन ऐसी है, विच गॉड विलिंग shall sustain us in unity for so long as he may need us. That is the end of tradition 1. Over to you, Pushin. थैंक यू लकी। तो दोस्तों, एक समूह क्या होता है, एक AA का ग्रुप हम लोग कहते हैं, वो क्या होता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रिवाइवर ग्रुप, ये नाम से जो हम लोग समूह को जानते हैं, ये समूह क्या है, इसका अस्तित्व क्या है? हम लोग होली क्रॉस कॉन्वेंट में मिलते हैं हर गुरुवार को शाम को 7:30 से 9 और मंगलवार को। सपोज 7:30 बजे के बदले
हम लोग 5:30 बजे मिलना चालू कर दिए तो भी ये रिवाइवल ग्रुप ही रहेगा। सपोज मंगलवार और गुरुवार के बदले हम लोग सोमवार और बुधवार को मिलना चालू हो जाएंगे तो भी ये रिवाइवल ग्रुप ही रहेगा। सपोज होली क्रॉस कॉन्वेंट के बदले हम लोग सेंट जॉन बैप्टिस्ट स्कूल में मिलना चालू करेंगे तो भी ये रिवाइवल ग्रुप ही रहेगा। तो है क्या ये चीज? न जगह से निश्चित है, न समय से निश्चित है, न दिन से निश्चित है। सदस्यों से निश्चित है क्या? तो नहीं। मैं जब इस समूह में आया था 1992 में, वो टाइम पे जो सदस्य थे उनमें से एक भी सदस्य आज यहाँ पर नहीं है या एक आधा होगा। तो फिर वो सदस्य नहीं रहे, उसके बाद में सैकड़ों सदस्य आए और चले गए, तो फिर सदस्यों से भी नहीं है। कल मैं भी अगर दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर लूंगा तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा, फिर भी रिवाइवल ग्रुप तो रहेगा। तो सदस्यों से भी नहीं जाना जाता है, तो फिर ये जाता किस से जाना जाता है? अगर जगह से नहीं, सदस्य से नहीं, समस्याओं से नहीं, मेंबरशिप से नहीं, पैसा नहीं लेते, स्कूल का भी ठिकाना नहीं, हर जगह पर सबके एहसानों पर यही चलता है, तो रिवाइवल ग्रुप है क्या? इसका अस्तित्व क्या है? ऑब्वियसली बाहर की दुनिया को बौखलाने वाली ये बातें हैं, लेकिन बिल डब्ल्यू ये कहते हैं कि हम जुड़े हैं तो किन चीजों से? हम जुड़े हैं तो सबसे पहले तत्वों से। क्या हम सभी यहां पर आते हैं एए का मीटिंग करने के हेतु? हम लोग में से कुछ लोग यहां पर छोटी मोटी सेवा देते हैं और ये समूह को चालू रखने के लिए मदद करते हैं, लेकिन सभी लोग यहाँ पर जो आते हैं वो एक दूसरे को जो आदान प्रदान होता है, नए मेंबर्स आते हैं, वो दे कम इन द होप ऑफ लर्निंग समथिंग, मैं कुछ तो भी समझूं, सीखूं और शराब से दूर हो जाऊं, ये प्रयास में आते। पुराने सदस्य है ये नए सदस्यों को मार्गदर्शन करने हेतु और अपनी सेवा देने के हेतु यहाँ पर आते हैं। तो सभी जो ये संबंध है ये एक दूसरे के साथ में लेन देन के व्यवहारों से बने हुए हैं। बिल डब्ल्यू दूसरे एक आर्टिकल में बड़े खूबसूरती के साथ में कहते हैं कि एक न्यू कमर का एक ओल्ड टाइमर के साथ में रिश्ता कैसे होता है। तो जैसे एक आध तूफान में फंसी हुई कश्ती होती है, ये कश्ती में आगे बैठे हुए रहते हैं वो ओल्ड टाइमर्स रहते हैं और जो पीछे बैठे हुए हैं वो न्यू कमर्स रहते हैं। तो जो न्यू कमर्स है वो अपना जो पैडल मारने का काम है, उनको तो दिख भी नहीं रहा है कि बोट जा कहाँ रही है, लैंड कहाँ है, समुद्र कहाँ है, तूफान कहाँ है। वो इसी भरोसे से जा रहे कि आगे बैठे वाले ओल्ड टाइमर्स अगर जा रहे एक दिशा में तो सही जा रहे होंगे, तो वो भरोसा रखते हैं और उनका पैडलिंग का जो काम है वो चालू रखते हैं। और ओल्ड टाइमर्स जो है वो अपने अनुभवों से, उन्होंने ऐसे कई सारे स्टॉर्म सहने के बाद भी उसमें से बच निकलने की वजह से अपने अनुभव के हेतु वो पुराने जो नए सदस्य है उनके भरोसे के पात्र उतरने के हेतु और खुद की जान बचाने के हेतु वो जमीन की तलाश में वो चलते रहते हैं। और ये इस प्रकार का कुछ रिश्ता है। दुनिया में हर प्रकार की अनसर्टेनिटी है, हर प्रकार की समस्या है। अभी परसों की बात है, एक नया सदस्य, नया नहीं कहूंगा मैं, थोड़ा सा मिड टाइमर, वो मुझे बता रहा था कि मेरे पास में ढेर सारे स्पॉन्सेस थे, लेकिन मैं पर्सनल डिफिकल्टी में आ गया, मेरे रिश्ते खराब हो गए, मेरे पत्नी के साथ रिश्ते खराब हो गए, जॉब का रिश्ता खराब हो गया, और मैंने सोचा साला मेरा जिंदगी ही ठिकाने पे नहीं है तो मेरे को स्पॉन्सरशिप करने का क्या अधिकार है। इसके लिए सब स्पॉन्सर्स को मैंने छोड़ दिया। अब देखो हमारी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग कैसी है। बिल डब्ल्यू बोलता है एग्जैक्टली उल्टा इसके काम करने की जरूरत है। सभी लोग तूफान में फंसे हुए हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन में किसी न किस प्रकार की समस्या है। आखिर हम शराबी बनकर जब भी आए तो हम लोग वी डिडंट कम इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड फाइनेंसेस, हम लोग का एकदम पैसे वाले घर से और सब कुछ ठीक ठाक परिस्थिति में तो आए नहीं, सब कुछ तो लुटा के ही आए थे। तो फिर भी हमने शांतता कैसी मिली? जब भी हमने अपने आप के ऊपर के विचार को
निकाल दिया और जो मेरे से ज्यादा पीड़ित है उसको मदद करना चालू कर दिया, तो मेरा पूरा अटेंशन दूसरे की समस्या सुलझाने के ऊपर जब निकल गया तो मेरी समस्या मुझे याद ही नहीं रही, मेरी समस्या मुझे कम लगने लगी, मेरी समस्या को हैंडल करने का उपजत ज्ञान जो है वो मेरे में आने लगा, क्योंकि दूसरे को गाइड करते करते मेरी सत्सद विवेक बुद्धि जागृत हो गई और वो मेरी सत्सद बुद्धि अभी मेरे काम आने लगी। तो यही प्रक्रिया है, देने से ही मैं पा सकता हूं, दूसरे को मदद करने से ही मेरे जीवन की शांतता बरकरार कर सकता हूं। तो मैंने वो मेंबर को बताया, बोला सबसे बड़ी भूल तो तूने वो कर दी, क्योंकि जब भी तूने स्पॉन्सेस को छोड़ दिया तो तूने लोगों को मदद करना छोड़ दिया, और लोगों को मदद करना छोड़ देने के बाद में बचा क्या, तू और तेरे प्रॉब्लम्स। तो दिन भर 24 घंटा तो तेरी प्रॉब्लम्स की बात करेगा, और वो प्रॉब्लम जिनकी चिंता करके कोई सोल्यूशन तो है नहीं। तू चिंता करके तेरी बीवी वापस नहीं आने वाली, तू चिंता करके तेरा जॉब वापस नहीं आने वाला है, तू चिंता करके जो डैमेजेस हुए हैं वो भर निकलने वाले नहीं है। तू सिर्फ चिंता करके अपने आप को आइसोलेट कर लेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, गोलियां खाएगा और बोलेगा AA डिड नॉट वर्क फॉर मी। इट्स नॉट दैट AA ने तेरे लिए काम नहीं किया भाई, AA ने जो तेरे को बताया हुआ था वो काम तूने नहीं किया। AA ने तेरे को बताया था कि तेरी खुद की समस्याओं में से बाहर आने के लिए लर्न टू पास इट ऑन, नए नए मेंबर्स पकड़ और उनको बताना चालू करके भाई ये गलतियां मैंने की और मैं फंस गया, तुम लोग गलतियां मत करो, तुम लोग ये मत करो, तुम लोग वो मत करो, तुम लोग इधर सतर्क रहो, तुम ये खड्डे से बचो। जो हमारे को ये रिश्ता बताया है ओल्ड टाइमर न्यू कमर का, जो एक दूसरे के ऊपर भरोसा, जान एक दूसरे के हाथों में देने वाला जो भरोसा जो है, वहां पर अगर सिर्फ ओल्ड टाइमर होते तो शायद उनके हाथ में उतनी ताकत नहीं होती कि वो किनारे तक पहुंचे। तो न्यू कमर्स का एंथुजियाज्म है जो ये बोट को चलाता है, और ओल्ड टाइमर्स का अनुभव है जो उसे सही दिशा देता है। सो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इसका एग्जैक्ट जो एक्सप्लेनेशन है उन्होंने जो एडी रेकनबेकर की जो ये प्लेन क्रैश पैसिफिक वाली जो है उसमें जो बताया है कि वो समुद्र के ऊपर लैंड हुआ जो विमान, उसके दोनों बाजू के पंखों पर ऐसे फ्लैट में गिरे हुए ये लोग हैं जो उसके ऊपर सोए हुए लोग हैं, उनको मालूम है कि समझो सामने वाले पंख पे इससे एक दो लोग मर गए तो ये पूरा का पूरा प्लेन टिल्ट हो जाएगा और सभी पानी में डूब जाएंगे। तो उनको मालूम है ये जो एकदम जो बैलेंस जो एकदम डेलिकेट है, अगर हर एक जन सरवाइव नहीं हुआ तो सब लोग मरेंगे। और इसके लिए उन्होंने जो कुछ भी उनके पास था, थोड़ा सा पानी था, थोड़ा सा जो खाना था, वो एक दूसरे को खिलाते खिलाते जो सबसे कमजोर है उसको पहले खिलाओ, जो सबसे मरने को आया उसको पहले पानी पिलाओ। ऐसा करते करते उन्होंने सबको जिंदा रखने का प्रयास किया। वही अनुभव हमारे पास है, जो हमारी सबसे कमजोर कड़ी है उसको सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होती है। जो सबसे न्यू कमर आया हुआ है, जो लाइफ ब्लड हम लोग बोलते हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, उसके ऊपर सभी का ध्यान होना चाहिए, उसको बचाना चाहिए, क्योंकि वो बचेगा तो हमारे समूह को की गति बढ़ते जाएगी, सोबराइटी बढ़ते जाएगी। जैसे सोबराइटी बढ़ने लगेगी वैसे सेवा के लिए उपलब्ध होंगे लोग, पैसा ज्यादा आएगा, हम काम बेहतर कर पाएंगे और शराबी बढ़ेंगे। When recovery starts happening, everything multiplies. When the disease sets in, everything disappears. जब झगड़े चालू हो जाते हैं, निगेटिविटी आ जाती है, जेलसी आ जाती है, ओल्ड टाइमर न्यू कमर आना बंद कर देते हैं, तो धीरे 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 वो ग्रुप सिंक हो जाता है। अभी हम लोगों ने कुछ ग्रुप्स देखे हैं थाना में कि जो हम लोगों ने बड़े एंथुजियाज्म में चालू तो कर दिए, बहुत कुछ ने मेहनत की, और जैसे थोड़ा सा चल पड़ा तो एकदम न्यू कमर के हाथ में वो ग्रुप थमा दिया और ओल्ड टाइमर वहां से हट गए। ओल्ड टाइमर हट गए और न्यू कमर बोलते साले यार मेरे गले में कहां से ये माला डाल के सब लोग निकल गए, मैं फुकट में अटक गया साला रोज का। और धीरे धीरे वो भी आना बंद हो गया और वो ग्रुप अभी कैसे वैसे कुछ बंद हो गए, कुछ ऐसे चालू है कि बंद है, ऐसी अवस्था में है। सो दोस्तों, ये जो कश्ती है अल्कोहलिक्स एनोनिमस की, ये एक दूसरे के सहकार्य से और एकता के तत्व पर ही चल सकती है। इस भाव को व्यतीत करने के लिए बिल डब्ल्यू ने ये निबंध लिखा है ऑन कॉमन वेलफेयर, विच जो हम अब स्वीकार करते हैं हमारी पहली ट्रेडिशन करके। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी चांस टू शेयर हियर। दोस्तों आज का ट्रेडिशन 1 तो हो गया है,
तो मैं अपने मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा, कोई सवाल है या कोई शेयरिंग करना चाह रहा है तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 12 मिनट और हैं। सो अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं और प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ताली बजा रहे हैं कल्पेश जी। कोई भी क्वेश्चन पूछिए। ओके कल्पेश। शराब, मेरा नाम कल्पेश। बढ़िया आपने बोला, लेकिन और एक जानना चाहता हूँ भूषण जी कि एक में हिस्ट्री में थोड़ा सा पहले लिखता है BW, ये ट्रेडिशन आने से पहले, कि हमने हमारे पापों का ये इसमें किया है कि हमने हमारे पाप कबूल किए, और बोलते हैं कोई एक लेडी आई थी और उसने सारा पैसा ये को दिया था, उस बात के ऊपर उसने ये सब कुछ शुरू किया था। वो थोड़ा सा ज्यादा कहीं पढ़ने नहीं मिलता, वो क्या था? वो ट्रेडिशन 7 में आएगा आपको, रुकिए। अच्छा, हम्म ठीक है ठीक है। है उसी जो वो जो इसका था, ट्रेडिशन 7 का जो बाद में का जो इंटरप्रिटेशन है जो बना, उसके हाँ हाँ, उसमें वो स्टोरी आती है, तो हम वो उस नहीं टाइम वो डिस्कस जो करेंगे। पापों को मैं पूछ रहा हूँ, पाप उसने क्यों बोला कि हम वो लोगों ने आएंगे ना, पाप आएंगे किए? ना, धीरे धीरज आए, रखिए, आएंगे। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक ठीक है। अभी ट्रेडिशन 1, एकता पे किसी को कोई संदेह है, या मैंने समूह में क्यों जाना चाहिए, इसके ऊपर कोई संदेह है, या वही साले पुराने बुढ़े लोग आके डोमिनेट करते हैं, ऐसा किसी को लगता है, या जो कुछ भी लगता होगा, आपकी ग्रुप में जो समस्या है वो समस्याओं को डिस्कस करते हैं। है आपके ना समूह में जो यूनिटी की समस्या है वो सामने ले आओ, हम उसे डिस्कस करते हैं। राहुल? दोस्तों मेरा नाम राहुल है, मैं एक शराबी हूँ। एक ही मदद आप लोग का साथ साकार, कोई नशा नहीं किया। तो एक सवाल ऐसा है कि जैसा अभी ओल्ड टाइमर्स और न्यू कमर्स, ओल्ड टाइमर्स मैंने देखा है अल्कोहलिक एनोनिमस में कि ओल्ड टाइमर्स एक बहुत ज्यादा यानी उसका सोब्राइटी होता है, और नया न्यू कमर जो होता है वो थोड़ा पोलाइटली उनके स्वभाव मैच नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत टाइट पोजीशन में होता है और बहुत ज्यादा ये होता है। और उससे अच्छा 2-3 साल वाला उसको अगर समझाए शुरुआत में, तो ये गैप मैं अभी देख रहा हूँ। मैं भी ऐसा, मेरी बात कर रहा हूँ, मैं भी ये सब चीजें मैं थोड़ा रूट्स हो गया हूँ, और नया आदमी पोलाइटली काम नए आदमी के साथ कर सकता है। तो यहाँ पे ये गैप कैसे, हम उसको कैसे मेंटेन करें, ये रिलेशनशिप न्यू कमर्स का और ओल्ड टाइमर्स का? जैसा आपने अभी याद किया कि भाई खड़ूस हो जाता है स्वभाव, थोड़ा ये हो जाता है, तो इसको कैसा हम मेंटेन करें, हम कैसा उसको ये करें, वो एक सवाल था जिसकी वजह से यूनिटी को भी हम सिद्धांत की, न्यू ओल्ड टाइमर सिद्धांत की बात करते हैं और न्यू कमर उसको समझता नहीं है। दूसरी बात ये भी होती है कि नया आया हुआ आदमी हम उसको देना भी चाहते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन उसकी मानसिकता नहीं रहती उस समय कि कि हम बोलना क्या चाहते हैं। तो ये गैप है, एक थोड़ा गैप है, दोनों की चीजों के समझ में गैप है, ये थोड़ा एक है, इसमें यूनिटी ब्रेक हो सकती है, आपको भी पता है ये होता है कि कई न्यू कमर है कि ग्रुप छोड़ देते हैं कि हम उसको अच्छे से बोलना चाहते हैं, हम कभी रूड भी स्वभाव वापरते हैं कि भाई अच्छा बोलना चाहते हैं उसको कि भाई उसके भलाई के लिए है, आप मीटिंग डिस्टर्ब मत करो, लेकिन वो ग्रुप भी छोड़ के चला जाता है, फिर आता नहीं है। ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं। ये एक सवाल था। ओके, सो क्या होता है? सो ओल्ड टाइमर कौन है? कितने साल होने के बाद में हम लोग बोलेंगे कि ये ओल्ड टाइमर है, और कितने दिन या महीने तक हम लोग वो आदमी को न्यू कमर बोलेंगे? अभी फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर समझो रिवाइवर ग्रुप का एग्जांपल मैं दूं, तो हम लोग जो 25 साल के ऊपर वाले हैं, क्योंकि ऐसे कई है, तो हम लोग अपने आप को ओल्ड टाइमर्स बनाते हैं, और जो 3, 5, 7 साल वाले जो है वो सब हमारे लिए न्यू कमर ही है। लेकिन यही अगर आप कोई नए एरिया में चले गए, जहां पर अभी अभी 2 साल पहले 3 साल पहले ग्रुप चालू हुआ है, वहां जो 3 साल वाला सोबराइटी वाला जो बंदा है वो ओल्ड टाइमर है, और जो कुछ चंद महीने आके हुए हैं या चंद हफ्ते हुए हैं वो न्यू कमर है। सो ओल्ड टाइमर एंड न्यू कमर इज अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव, यानी आप कहाँ खड़े हो वहां से वो ओल्ड टाइमर या न्यू कमर दिखाई देता है। अब होता क्या है कि समझो मैं जब भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया
और मैंने जो भी सुना, समझा, पढ़ा, उससे मेरा कार्यक्रम बन गया। और धीरे 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 मैं यही कार्यक्रम लोगों को समझाते समझाते, जब कुछ लोगों को मैंने सोबर होते हुए देखा और ग्रुप को बनते हुए देखा, तो इन तत्वों के प्रति मैं रिजिड हो जाता हूं, यानी मैं चेंज होने के लिए तैयार नहीं होता हूं। और मेरा जो रिजिडिटी है, ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जब भी न्यू कमर आता है, उसको ए के प्रति कुछ भी नहीं मालूम होता है। वो सीखने के हेतु आता है और वो एक्सपेरिमेंट करने हेतु आता है। और वो जब भी एक्सपेरिमेंट करता है, तो मेरी जो रिजिड ओपिनियंस है, तो मैं उसको कड़क भाषा में उसको सुधारने का प्रयास करता हूं। अभी ओल्ड टाइमर और न्यू कमर ये ए में जरूर होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि न्यू कमर ने दुनिया नहीं देखी है। न्यू कमर ये कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं। न्यू कमर खुद एक 50 साल का दुनिया में स्वतंत्र, सक्सेसफुल, वेल एजुकेटेड, अच्छे परवरिश का आदमी हो सकता है। और ओल्ड टाइमर शायद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, ज्यादा सुसंस्कृत नहीं, या अच्छे घर का नहीं है, ये हो सकता है। अब जो ओल्ड टाइमर इंसिस्ट करेगा कि जो मैं बोलता हूं वही सही है, तो वो न्यू कमर शायद मानेगा नहीं, क्योंकि उसके इंटेलिजेंस को, उसके लॉजिक को, वो जो ओल्ड टाइमर जो बोल रहा है आते रहो सब ठीक हो जाएगा, अबे आते रहने से क्या होगा वो तो बता। वो नहीं बता सकता मैं, क्योंकि मैंने सुना है लोग बोल रहे हैं मेरे को आते रहो सब ठीक हो जाएगा, तो मैं बोलने का काम कर रहा हूँ आते रहो सब ठीक हो जाएगा। और वो बोलता है आते रहो मैं तेरे को ही सुनूंगा, और तेरे को जो भी सुनना है वो वही तू बोलता है, हर मीटिंग में वही शेयरिंग 20 मिनट का रिकॉर्ड बजाता है। अब मेरे को बोर हो गया ये तेरा शेयरिंग सुन के। ये जब भी कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है, न्यू कमर की अपेक्षा जब भी ओल्ड टाइमर्स पूरी नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। सो बिल डब्ल्यू ने तो एक बहुत खूबसूरत तरीका दिया है। ही टॉक्स अबाउट जो मेंबर स्लिप होते ना बार बार। तो सपोज मैं एक लड़के के साथ काम कर रहा हूं, उसका नाम है राहुल, और अगर समझो राहुल को मैं मैसेज दिया, मैंने एफर्ट लिया, हॉस्पिटलाइज किया, उसको रिहाब में भी भेज के देखा, सब कुछ करके देखा, राहुल भाई आता है कभी महीना, कभी 3 महीना, कभी 2 महीना, कभी 2 हफ्ते, ऐसे सोबर रहता है, दोबारा पी जाता है, बार बार आता है। अब वो जब भी बार बार पीते रहता है, तो धीरे धीरे मेरी ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो जाती है। भले मैं जानता हूं ये बीमारी ही है जो पीने के वजह से जानी जाती है, बार बार पीने की इच्छा होने से ही जानी जाती है, फिर भी मेरा पेशेंस खत्म होने लगता है। अब जब भी राहुल मेरे को फोन करे, मैं बोला ए तू साले मेरे को फोन मत करना, या राहुल जब भी फोन करे ए तेरे बोलने में कोई मतलब नहीं, तू साले 2 हफ्ते के बाद में वापस पिया होगा, इस टाइप के जजमेंटल स्टेटमेंट्स में बोलना चालू कर देता हूं। तो ये जब भी मैं करना चालू कर देता हूं, तो राहुल की अगर प्रामाणिक इच्छा भी होगी कि ये लास्ट बिंज है, इसके बाद में मैं ठीक रह जाऊंगा, तो भी उसका जो ओल्ड टाइमर है वो सोचता है ये सब तेरी नौटंकी है, तू 2 हफ्ते के बाद में दोबारा पीने वाला है। फिर न्यू कमर बोलता है यार साले ओल्ड टाइमर ही बोल रहे तो 2 हफ्ते के बाद पीने वाला है, तो मैं पी लूं। ये जो है ये मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगता है। तो बिल डब्ल्यू का एक बहुत खूबसूरत आर्टिकल है कि ये स्लिप मेंबर्स के साथ में कैसे बिहेव करना चाहिए। उसमें वो कहता है कि एवरी टाइम वो जब भी वापस आता है, तो उसको एक नए मेंबर के तरह ट्रीट करो, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कब उसके ऊपर ईश्वर की कृपा होनी है। मैं तो सिर्फ एक वाहन हूं, मैं तो एक सिर्फ मैसेंजर हूं, मैंने तो खाली संदेश देना है। उसके दिमाग में वो कभी उतरना है, कभी समझ में आना है, उसने कभी ठीक होना है, वो उसकी मर्जी है। और मैंने कौन सा ठेका लिया है उसको सुधारने का। मैं तो अपने आप को सेफ रखने के लिए आता हूं। अगर उसने मुझे सवाल पूछा तो मेरी जो समझ है उतना बोल दे और खत्म कर। और अगर बार बार बोल के भी वो ठीक नहीं हो रहा है और वो तेरे को अप्रोच कर रहा है, तो बोल दे कि भाई तू मेरे पास नहीं, तो आगे से लकी के पास जा, लकी तेरे को ज्यादा बेटर मार्गदर्शन कर सकता है। क्योंकि अभी जब भी मेरा पेशेंस खत्म होने को आया है, तो तूने हट जाना चाहिए। बट न्यू कमर को जो बेस्ट सेकंड अल्टरनेट है वो तूने दे देना चाहिए। तो जब भी मैं लकी के पास दूंगा, तो लकी के लिए तो नया ही मेंबर है वो, और उसके लिए भी वो नया है। तो दोबारा पहले जैसा एक न्यू डे, न्यू बिगिनिंग के जैसा शुरुआत उनका हो सकता है। एंड द ओल्ड टाइमर एज वेल एज न्यू कमर बोथ विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस न्यू रिलेशनशिप। तो हमेशा हमारे समूह में ओल्ड टाइमर्स और न्यू कमर का जो रिलेशनशिप है ये फ्लूइड रहना चाहिए। कई सारे ओल्ड टाइमर जो है वो बड़े पॉजेसिव हो जाते हैं,
अरे ये तो मेरा स्पॉन्सर था, वो उसके साथ क्यों बात कर रहा है, वो आजकल उन लोग के साथ में क्या। अरे तूने शादी थोड़ी की है यार, तूने अडॉप्ट थोड़ी किया है, तूने पैदा थोड़ी किया है उसको। वो तेरे जैसा दूसरा बेवड़ा है, उसको 4 लोगों से बात करने देना। और अगर तेरे पास से वो चला जाता है, दूसरा स्पॉन्सर लेता है, तो तू फ्री हो गया ना, तू और 4 लेना स्पॉन्सर। कौन सा शॉर्टेज है, कौन से बेवड़े कम पड़ने वाले। लेकिन हम लोग कभी कभी पजेसिव हो जाते हैं, और पजेसिव होने के बाद में हम लोग डिक्टेटर जैसा बिहेव करने लगते हैं। तो उसके बारे में हम लोग ट्रेडिशन 2 में सीखने वाले हैं, हम लोग उसके बारे में थोड़ी ही देर में समझने वाले हैं। भूषण, एक क्वेश्चन है। थैंक यू। यस। एक क्वेश्चन है भूषण जी, फ्रॉम विकास। I've been in service for around 5 years, and for the past few months I haven't been enjoying it. Is it normal to feel this way after doing the same continuously for several years? सो जो हम लोग यहाँ पर अभी 2-3 चीजें अलग आती है जो आगे वाले ट्रेडिशंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कोई भी एक चीज, कोई भी एक कुर्सी पकड़ के ज्यादा समय बैठने का नहीं। जिस दिन मैं एक कुर्सी का एक्सपर्ट बन जाता हूं, उस दिन मैं दूसरी चीजें सीखना बंद हो जाता हूं। लेट अस से कि मैं पहला 1 साल जब भी मेरे को ग्रुप ने सेक्रेटरी करके मौका दिया था, तो हर टाइम पे मैं नया नया आइडिया सोच के जाता था। आज कौन सा टॉपिक करूंगा, आज मैं किसको बुलाऊंगा, फिर मैं फोन करके लंबे वाले मेंबर्स को बुला लेता था। आज आप आएंगे क्या, इस विषय पे बात करेंगे, क्योंकि मैं खुद लर्निंग मोड में था और मैं खुद बेस्ट पॉसिबल मीटिंग चलाना चाहता था। आई वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट। मैं लोगों को और खुद को पॉइंट दिखाना चाहता था कि मेरे जैसा मीटिंग कोई नहीं चलाता। लेकिन ये एंथुजियाज्म, अगर आप दूसरे साल मुझे ही सेक्रेटरी रखोगे तो आधा हो जाएगा, तीसरे साल मुझे ही सेक्रेटरी रखोगे तो एकदम 10% बच जाएगा, और अगर 5 साल के बाद में भी मैं ही सेक्रेटरी करके वहां पर बैठ रहा हूं तो मेरा कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा। अब मैं सिर्फ कुर्सी गर्म करने को आऊंगा और एक पाटिया डालने जैसा काम करके चला जाऊंगा, ना मेरा दिल उसमें है। एज अ मैटर ऑफ हैबिट मैं वहां पर आके बैठता हूं और वो मीटिंग चलाता हूं, और ऊपर से मैं अभी वो कुर्सी मेरा अधिकार समझने लगता हूं। अभी कल आके लकी अगर बोलेगा कि अरे भूषण भाई जरा उठो, अभी मैं ग्रुप का सेक्रेटरी बोल दूं, तो मेरे को डायरेक्टली अभी ये मेरे ऊपर अटैक लगने लगता है, क्योंकि 5 साल से मैं सेक्रेटरी करके बैठा हूं, मेरी एक परमानेंट जगह हो गई, अभी मेरे को लाइफ मेंबर हो गया मैं। ऐसा ये सब चीजें अल्कोहलिक्स एनोनिमस में नहीं होती है। इनके बारे में हम लोग ट्रेडिशन 2 में ज्यादा बेहतर जानकारी लेने वाले हैं। Bhushan, the thing is like he says it's like doing different kinds of services of a. Also, he's Yeah. getting bored. So there is a principle of rotation, which means you have to keep doing. पहले आप हर पोजीशन में आप एक ही बार सर्व करोगे, उसके बाद में आप सर्व जिंदगी भर करोगे, लेकिन अलग अलग पोजीशंस में अलग अलग लेवल पर, पहले ग्रुप पर, फिर इंटर ग्रुप पर, फिर स्टेट बॉडी पर, फिर नेशनल लेवल पे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे, ऐसे आप अलग अलग लेवल्स पे सर्व करते जाओगे। नहीं, वो कह रहे हैं कि लाइक वो ऑलरेडी 5 साल से अलग अलग सर्विसेज कर रहे हैं और बोर हो गए हैं पूरे एक के सर्विस से itself. अलग अलग सर्विसेज करके बोर हो गए हैं। हाँ, 5 साल में. अच्छा, तो यहाँ पर कुछ, हाँ सॉरी सर, बिकॉज आई एम अल्कोहलिक। सर बोर नहीं हो गए, मतलब वो इंजॉयमेंट नहीं आ रही जो पहले सर्विस में आता था, जो एक नशा सा होता था और एक मजा सा आता था, तो वो फीलिंग नहीं आ रही। मतलब कहने का मतलब ये है, बोर तो नहीं हुए लेकिन अकेले चल पड़े हो क्या, कोई साथ में नहीं है क्या लोग? साथ में है सर, लोग हैं। तो साथ में लोग हैं, अलग अलग प्रकार की सर्विस कर रहे हो, लेकिन एक ही लेवल पे कर रहे हो कि आगे 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 जा रहे हो? ये भी कर रहे हैं सर, जैसे पहले ग्रुप सर्विस करते थे, फिर इंटर ग्रुप करा, एंड लेकिन अभी पता नहीं कुछ महीनों से हो रहा है सर ऐसा, मतलब 1-1.5 महीने। अच्छा चलो कोई बात नहीं। सर्विस स्पॉन्सर लिया है आपने अभी तक? नहीं सर, सर्विस स्पॉन्सर नहीं लिया। अच्छा, तो कोई सर्विस स्पॉन्सर ले लो, लकी भाई से बात करो या किसी से बात करो, और कहाँ अटक रही है गाड़ी वो समझ लो। ठीक है ओके ओके सर, थैंक यू। ओके। थैंक यू ऑल। मीटिंग का समय हो चुका है।
एक मीटिंग का क्वेश्चन समय हो चुका है कल्पेश, हम एक बार मीटिंग क्लोज करते हैं, फिर भूषण जी से आप पूछ सकते कल हैं ये अगले इसमें पूछता हूँ, लेकिन इसी के ऊपर था। ठीक है, मैं अगले इस पर पूछता हूँ, ओके क्योंकि चंदू में क्या 5 साल क्या से मेरे पास होम ग्रुप नहीं था, इसलिए मेरे को पूछना था। ठीक है, हम क्या नहीं पहले कल्पेश? मीटिंग मैं पर्सनली बात कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक। ओके हाँ, कल पर फोन करता हूँ, चलो। कल बात करते हैं, लेकिन अभी लेट हो गया। हाँ नहीं ना, ठीक है, ओपन ग्रुप में इसलिए दोस्तों पूछ कि ठीक शर्माने का नहीं है। हाँ बिल्कुल। दोस्तों, मीटिंग का समय हो चुका है, आप सबका धन्यवाद। हम अगले हफ्ते मिलते हैं, मीटिंग 9 बजे। आज हमने नो, इज दैट ओके? आप सबके साथ ओके है ये 9 यस, बजे? ओके है, सब ओके है। अभी ग्रुप पे डाल दीजिए दोबारा एक दफा कि भाई डिसीजन रिवर्स हुआ है, 9 बजे ही रहेगी हर शुक्रवार। ओके ओके, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सबका धन्यवाद। हम अगले हफ्ते मिलते हैं 9 बजे रिवाइवल ग्रुप की ए ऑनलाइन मीटिंग में, जिसमें हम ट्रेडिशन 2 पे चर्चा करेंगे। कृपया मेरे साथ सैनिटी प्रेयर इंग्लिश में वी वर्जन पे करते हैं हम। आप सब अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। गॉड grant us the serenity Grant us the serenity to accept the things we cannot change, to accept the things we cannot change, courage to change the things we can, courage to change the things we can, and the wisdom to know the difference. and wisdom to know the difference. Keep coming back, it works, it works, it's worth it. Thank you all. थैंक चंदू यू, जी, लेकिन थैंक आज यू। का जो इसका डाला था ना, जो कि हिस्ट्री का,